All right, hey everybody, welcome all of you to the second session in this series of workshops of formula and shortcut revision, and we are discussing algebra today. ठीक है, तो फाइनली शुरू करते हैं। ये उसी तस्वीर के साथ जो आजकल मैं आधार कार्ड में भी लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार आधार कार्ड की तस्वीर बड़ी गंदी आती है, मैंने नोटिस किया है। मैं एक्चुअली मतलब मैंने बहुत कोशिश करी, आधार कार्ड में फोटो अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, लेट अस डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, हार्श रियलिटी, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये वाला भेजा है, देखते हैं क्या होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले इस वाले ये जो आपका आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इफेक्टिवली इसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक तो अपना की आइडेंटिटीज है। ओके, इसके बिना और तुम्हारे जो रूल ऑफ इंडाइसिस हैं, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका भी जैसे कल वाला जो हमने अरिथमेटिक का सेशन किया था, आई एम होपिंग कि सब लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। ओके, पीपल हु हैड मिस्ड आउट आल्सो, आई एम होपिंग दैट यू रिवाइज्ड, बिकॉज वो कल ही सेशन शेयर भी हो गया था सब लोगों के साथ। करेक्ट है ना? सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला सेशन भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। नाउ ये आइडेंटिटीज और इंडाइसेस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, आई एम कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन वन गो सो दैट आपको इधर उधर ना भागना पड़े। सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, एक जगह पे रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो की आइडेंटिटीज और इंडाइसेस अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, और जो हमने वर्कशॉप किया था एलजेब्रा का, उसके अंदर भी हमने देखा था कि ये वाली चीजें काफी काफी हैंडी आई थी। करेक्ट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात कर लेते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात कर लेते हैं, वो भी एक्चुअली आइडेंटिटीज से डिराइव्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ये सेवेंथ वाला अगर आइडेंटिटी मैं यूज करूं, इसको अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। इसके ऊपर कैट में क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। ओके, सो देयरफॉर ये डेरिवेशन को मैंने अलग से दिखाया हुआ है। ये वो डेरिवेशंस हैं फ्रॉम आइडेंटिटीज एंड इंडाइसेस जिनके ऊपर कैट में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे है ए एन माइनस बी एन, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ए माइनस बी का स्क्वायर ले लो, या ए माइनस बी का क्यूब ले लो। ठीक है, कोई भी ले लो, वो आपका ए माइनस बी से डिविजिबल, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब देख। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, या ए टू द पावर फोर माइनस बी टू द पावर फोर, वो सारे के सारे a माइनस बी से डेफिनेटली डिविजिबल हो जाते हैं। करेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम है या इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन a इज ऑड। देख माइनस वाले केस में ये ऑड और इवन का पंगा है ही नहीं। ठीक है, जहां पे a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n है, वहां पे कोई पंगा नहीं है, n ऑड हो इवन हो डज नॉट मैटर। लेकिन अगर a टू द पावर n प्लस है b टू द पावर n, उस सिचुएशन में इट इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट आउटकम है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसके अंदर इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो आपको अगेन अरिथमेटिक में भी हेल्प करता है, और भी बहुत सारी जगह पे हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट वगैरह के अंदर कैलकुलेशंस में, अगर वन प्लस ए टू द पावर एन है, ये वाला भी डेरिवेशन इधर से ही होता है। इसका डेरिवेशन भी, ये जो मैंने a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन यहाँ पे हमने मेंशन किया है, विच इज इफेक्टिवली द बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसी से ये वाला डिराइव होता है। वन प्लस ए टू द पावर n, अगर अगर तेरा a का वैल्यू वन के कंपैरिजन में काफी छोटा है, ओके, इन दैट सिचुएशन दिस बिकम्स वन प्लस एन है। ओके, वन प्लस एन है। अगर फॉर एग्जांपल वन माइनस ए टू द पावर एन है, तो सिमिलरली ये आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो वन माइनस एन। रिमेंबर, जहां पे अप्रोक्सीमेशन का स्कोप हो वहीं पे कर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो ए है, ठीक है, ये ए बहुत स्मॉल है, जैसे 1% 2% या उससे भी छोटा। ओके, 1% 2% 3% या उससे छोटा नंबर है तब यूज कर सकते हो। 10% 12% 15% में करोगे तो तुम्हारा एरर बढ़ जाएगा उस सिचुएशन में। सो डोंट डू इट इन दैट सिनेरियो, डू इट व्हेन ए इज स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आउटकम है, और पहले ये वो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं जो कैट के अंदर यूज हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को रिवाइज कर लिया जाए। आओ देखते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक तो लीनियर इक्वेशन में फॉर एग्जांपल तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाता है। और जैसे यहाँ पे देख ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, और पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर है। अगर ए बाई पी इज इक्वल टू बी बाई क्यू हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर दो रिजल्ट्स बन सकते हैं। अगर ये इक्वल टू सी अपॉन आर हो गया, तो ये दोनों के दोनों लाइन सेम हो जाएंगे। उस सिचुएशन में अपना इनफाइनाइट सोल्यूशन बनता है। ठीक है,
उस सिचुएशन में अपना इनफाइनाइट सोल्यूशन बनता है। अगर a बाई बी और p बाई क्यू इक्वल है लेकिन ये c बाई आर के इक्वल नहीं है, इन दैट सिचुएशन ये दोनों पैरेलल लाइंस बनते हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसीलिए इस केस में जीरो सोल्यूशन या नो सोल्यूशन बनता है। ओके, अगर इफेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू p बाई क्यू हो जाएगा, उस सिचुएशन में तुम्हारा सोल्यूशन कभी यूनिक नहीं बन सकता है। यूनिक सोल्यूशन तभी बनेगा जब a बाई बी इज a बाई p इज नॉट इक्वल टू b बाई क्यू। यहाँ पे p है, यहाँ पे b है, अगर ये नॉट इक्वल टू होगा तभी जाके तुम्हारा यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन बनता है। होपिंग के समझ में आया होगा। इसके ऊपर भी एक्चुअल कैट क्वेश्चन हमने करा है, जो वर्कशॉप सेशन मैंने बताया उसके अंदर हम लोगों ने ये किया हुआ था। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। Beautiful. I'm hoping that this part is absolutely clear. Brilliant, brilliant. अब देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, अब देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इसके अंदर क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वो प्राइमरीली मैंने स्पेशल इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लीनियर इक्वेशन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया और दूसरा वाला तेरा बन जाता है स्पेशल इक्वेशंस। स्पेशल इक्वेशंस में तुम्हारे जनरल सिचुएशन में हम क्या करते हैं तेरे को पता ही है। जनरल सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मान ले मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 79 है, तो 3x इज इक्वल टू 79 माइनस 4y कर दिया मैंने, करेक्ट है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कोई भी सोल्यूशन निकाल लिया, मतलब y का वैल्यू 1 रख दिया तो x का वैल्यू मेरा 25 आ गया। पहला सोल्यूशन मिलते ही उसके बाद ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे y मूव करने लग जाएगा x के कोएफिशिएंट से विच इज +3, और x मूव करेगा y के कोएफिशिएंट से विच इज -4। ठीक है, रिमेंबर इसको, ये तभी काम करेगा जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। मैंने देखो y को दूसरी साइड में ले लिया तो 3x इज इक्वल टू 79 माइनस 4y आ गया। अब यहाँ पे जो x है वो -4 से मूव कर रहा है और y +3 से मूव कर रहा है, तो ये 1 से 4 7 10 13 16 19 ऐसा चलते जाएगा। और ये वाला 25 से 21 17 13 9 5 1। अब मान ले मेरे पास क्वेश्चन ये है स्पेशल इक्वेशन में कि मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव अगर होना चाहिए, तो अब इस वाले सॉल्यूशन के बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले के बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू चला जाएगा नेगेटिव में, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, बिकॉज हम पॉजिटिव सोल्यूशन। तो स्पेशल इक्वेशन क्या होता है, स्पेशल इक्वेशन में तेरे पास ऑलवेज जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम होगा। मतलब मेरे पास दो वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो मल्टीपल सोल्यूशंस बनेंगे बट विद सम बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस इसके अंदर क्या है, मान ले बाउंड्री कंडीशन है कि x बी पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं इसके आगे नहीं जा सकता, इसके पीछे जा सकता हूँ क्या, कैन आई गो हियर। अभी देख यहाँ पे अगर मैं पीछे जाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ से भी 3 कम कर दे तो यहाँ पे भी y नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो अगर मेरे को सिर्फ पॉजिटिव सोल्यूशंस लेने हो x और y के, तो कितने सोल्यूशंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर अपने 7 सोल्यूशंस बन गए। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे इफेक्टिवली यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड वाला केस नहीं है। ठीक है, प्राइमरीली इसमें यहाँ पे ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड वाला सिनेरियो ही नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू है और y का वैल्यू है, x और y दोनों डिस्टिंक्ट है। ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 4 है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन x एंड y। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, सबको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर अनऑर्डर्ड नहीं बनता है, एंड ऑर्डर अनऑर्डर्ड जहाँ बनेगा मैं बता दूंगा। आई एम होपिंग कि ये वाला सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ठीक है, इस वाले केस में मान्या 3 वेरिएबल्स वाले केस, जनरली आपको 3 वेरिएबल्स में एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। उसका रीजन ये है कि अगर यही चीज मेरे को 3 वेरिएबल में करना पड़ेगा तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद 2 वेरिएबल के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल्दो इसके अंदर कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, है ना, उसके अंदर कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने करा भी हुआ है। ठीक है, जो पहला गेम ऑफ थ्रोन्स किया था। लेकिन इसके अलावा ये वाला कर सकते हो, बट इसकी ये आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, उसमें उसमें उसका लॉजिक एब्सोल्युटली सेम है, लॉजिक के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है ना। सो लॉजिक वाइज आप उसके अंदर भी कर सकते हो, ओनली थिंग इज कि आप तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट करो, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम रह जाएगा, है ना। उसके बाद मान ले फॉर एग्जांपल z के लिए जो भी मेरे वैल्यूज पॉसिबल है वो वैल्यूज के साथ साथ उसको कांस्टेंट करके मैं x और y के अंदर ये वैल्यूज क्रिएट करता जाऊं। ऐसा क्वेश्चन अगर पहले आ जाता है पहले स्प्रिंट के अंदर तो उसको ना उठाएं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक,
एक वेरिएबल एलिमिनेट करो, सेम प्रोसेस। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये वाला बन जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक और छोटा सा शॉर्टकट है जो मैं बता देता हूँ, जिसको तुम आजमा लेना। मैं कुछ कुछ आज शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं चलता जाऊंगा। यू हैव टू गो, व्हेन यू हैव टू गो बैक आफ्टर द सेशन, जब आप बैठोगे खुद से रिवाइज करने के लिए, तो इनको आजमा लेना, वैलिडेट इट विद अ फ्यू नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, c is divisible by any of a or b, then the number of non-negative integral solutions, ठीक है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाता है c अपॉन एलसीएम ऑफ a कॉमा b, एलसीएम ऑफ a कॉमा b प्लस 1। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये वाले सिनेरियो में देखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 79 है, तो क्या 79 3 या 4 में से किसी से डिविजिबल है? क्या 79 आपका 3 या 4 में से किसी से डिविजिबल है? नहीं है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या आप इसको अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए जनरल सिनेरियो समझना जरूरी है। ये वाला इसका बहुत नीश एप्लीकेशन है, सिर्फ वहीं पे लगता है जहां पे सी ए या बी में से किसी से भी डिविजिबल हो जाए। लेकिन अगर इनमें से किसी से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो आपको ये सब कुछ तामझाम नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा ऐसे कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू वाई इक्वल टू 4, यहाँ पे देख, एक कोएफिशिएंट 1 है, दूसरा 2 है, ये 4 डिविजिबल है, तो इसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 प्लस 1। तो कितने बन जाएंगे सोल्यूशंस यहाँ पे? यहाँ पे 3 सोल्यूशंस बन जाएंगे। होपिंग के समझ में आया हो। ठीक है, तो इस वाले में तुम सीधा स्पेशल इक्वेशन तेजी से सॉल्व कर सकते हो, अगर ये तुम्हें पता हो। आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ था। आई एम होपिंग दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, पहले बताऊंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू गो विद द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड देन ट्राई एंड लर्न फ्यू मोर शॉर्टकट्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देख, ये वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात क्वाड्रेटिक की कर ली जाए। क्वाड्रेटिक का फंडा है बहुत सिंपल। ठीक है, देख, अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उस सिचुएशन में मेरा डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इफेक्टिवली क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए केपीआई जैसा होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स के नेचर को समझने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो रूट्स तुम्हारे रियल हो जाते हैं। अगर इक्वल टू 0 हो गया, तो रूट्स रियल और इक्वल हो जाते हैं। और ग्रेटर देन 0 हुआ, तो रूट्स तुम्हारे आपके, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रूट्स रियल, इक्वल टू 0, अभी मैं यहाँ पे लेस देन 0 ले लेता हूँ, तो तुम्हारे ग्रेटर देन 0 में बेसिकली ये तुम्हारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, और लेस देन 0 में तुम्हारे नो रियल रूट्स होते हैं, है ना? ओके, करेक्ट, है ना? सो चलो, आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में मत जाओ भाई। तो अचानक से मतलब कॉर्पोरेट लिंगो में भी मत अभी नहीं जाते हैं। लेट अस स्टिक टू मैथमेटिक्स राइट नाउ। ठीक है, अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे को रूट्स कैलकुलेट करने हो, तो मुख्यतः प्राइमरीली देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। वन इज द श्रीधराचार्य's मेथड, विच इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। करेक्ट, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया वाली इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, अगर अगर तेरा रूट डी इंटीजर दे दे तब तो ठीक है। अगर रूट डी तेरे को इंटीजर नहीं देता है, मान ले फॉर एग्जांपल ये बन जाता है तेरा इरेशनल, है ना, रूट 5 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, उस सिचुएशन में ये जो दोनों के दोनों तुम्हारे रूट्स आते हैं, ये कंजुगेट पेयर बनाते हैं। कंजुगेट पेयर का मतलब, एक अगर रूट ए प्लस रूट बी होगा, तो दूसरा ए माइनस रूट बी होगा। इसके ऊपर भी कैट में क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। करेक्ट, तो ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, यहाँ पे ये दो चीजें बनती हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया, बढ़िया। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है रूट्स कैलकुलेट करने का? हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैलकुलेट कर लो, वो दूसरा तरीका है। पर वो इफेक्टिवली हम पहले यूज करते हैं। श्रीधराचार्यास में तभी जाओ अगर मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। अगर मिड टर्म स्प्लिट हो गया तो जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके अंदर सम ऑफ रूट्स बन जाता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाता है सी बाई ए। ठीक है, तो एक ये अपना माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। इसको डिटेल करेंगे थोड़ा सा जनरल फॉर्म में भी। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे बनता है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ का सहारा लूंगा, तो अपने को बेटर समझ में आएगा। अभी फटाफट आओ ग्राफ के अंदर।
अगर फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक के अंदर बात करूं तो क्वाड्रेटिक आपका इफेक्टिवली एक पैराबोला होता है। तो अगर a ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक का जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर a लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। समझ में आया? ये दो इंपॉर्टेंट केसेस बन गए। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट और एक दो केसेस बनते हैं सर, है ना, a ग्रेटर देन जीरो, a लेस देन जीरो। उसके बाद तुम्हारा अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है, टू आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, करेक्ट। तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा। इस वाले सिनेरियो में देखो और इस वाले सिनेरियो में देखो, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो में क्या होता है? इक्वल टू जीरो मतलब एक ही रूट होता है, रिपीटेड रूट होता है और रियल रूट होता है। उस सिचुएशन में देख, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता है, एक्स एक्सिस क्वाड्रेटिक के साथ टेंजेंट हो जाता है, x1 इक्वल टू x2, ये दो सिनेरियोज बन गए, a ग्रेटर देन जीरो, a लेस देन जीरो। अगर d आपका लेस देन जीरो हो जाता है, विच इज इफेक्टिवली इमेजिनरी रूट, इसका मतलब x एक्सिस को कहीं पे भी टच या कट नहीं करता है। तो ये आपका पहला केस हो गया, है ना। तो ये जमीन से ऊपर उड़ रहा है और ये जमीन के नीचे पाताल में घुस गया है ना। तो ये अपना दो सॉल्यूशंस बन गया, डी लेस देन जीरो के अंदर ये दो सिनेरियोज बनते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का ग्राफ के साथ एप्लीकेशन देख लिया, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात मैक्सिमा और मिनिमा की कर लेता हूँ, ठीक है ना। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब ये वाला केस को देखो, ये वाला केस को देखो। इस वाले केस में अपना क्वाड्रेटिक क्या है? अगर मान ली इस क्वाड्रेटिक को या इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तूने एफ एक्स से डिफाइन कर दिया है, तो इस सिचुएशन में तेरा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है और इस सिचुएशन में तेरा एफ एक्स लेस देन जीरो है। इन दोनों ही सिनेरियोज में हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं कि लेस देन जीरो होगा, यस नो बोल। अगर एफ एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो रहता है और एफ एक्स हमेशा ही लेस देन जीरो रहता है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका, तो आप इन ग्राफ से या इसके नेचर से आप डिस्क्रिमिनेंट का भी पता लगा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स के नेचर का पता चलता है, नेचर ऑफ रूट से भी डिस्क्रिमिनेंट का पता चलता है, राइट। इस वाले सिचुएशन में देखो, तो आपका एफ एक्स एक पॉइंट पे जीरो बन रहा है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है ना। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ओके, ऑल राइट। चलो, आई एम होपिंग दैट यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद जो मेरा अगला सिनेरियो है, इस वाले में क्या है? मेरा एफ एक्स मेरा लेस देन जीरो भी है, इक्वल टू जीरो भी है, ग्रेटर देन जीरो भी है, सारे के सारे केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया, ये पूरा का पूरा पार्ट अपना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इसमें मैक्सिमा और मिनिमा। रिमेंबर ओनली वन थिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल तेरा ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, उस सिचुएशन में तुम्हें सिर्फ फाइनाइट मिनिमा मिल सकता है और तुम्हारा मैक्सिमा उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ए लेस देन जीरो है, उस सिचुएशन में तुम्हें फाइनाइट मिलेगा मैक्सिमा और इनफाइनाइट मिलेगा मिनिमा। ये वाला पार्ट आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मिनिमा अपना, मिनिमा जो भी फाइनाइट है, ठीक है, इस वाले सिनेरियो में आपका मिनिमा फाइनाइट है और इस वाले सिनेरियो में मैक्सिमा फाइनाइट है। जो भी आपका फाइनाइट है वो ऑब्टेन होता है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। जो भी फाइनाइट है, मैक्सिमा या मिनिमा, वो आपका कैलकुलेट होता है एट माइनस बी बाई टू ए। और मैक्सिमा या मिनिमा का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बोल। मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बोल। क्या बात है, बहुत ही बहुत बढ़िया, ठीक है। माइनस डी अपॉन फोर ए, माइनस डी अपॉन फोर ए, माइनस डी अपॉन फोर ए तेरा मैक्सिमा या मिनिमा का वैल्यू हो जाएगा। मतलब इस वाले सिनेरियो में फाइनाइट मिनिमा है, उसका वैल्यू होगा माइनस डी बाई फोर ए, और एक्स के कौन से वैल्यू पे आएगा, एक्स के माइनस बी बाई टू ए पे आएगा। इस वाले सिनेरियो में मैक्सिमा हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए, और कौन से वैल्यू पे आएगा, एक्स के माइनस बी बाई टू ए पे आएगा। आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं फ्रॉम क्वाड्रेटिक स्टैंड पॉइंट, तो इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की भी बात कर ली है, तो आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फंडा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो मेरा एक क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर अगर मेरा सी इक्वल टू ए हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर हो गया, इसका मतलब कि रूट्स आपके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। समझ में आया, यस और नो बोल। मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक अल्फा है तो दूसरा वन बाई अल्फा,
ठीक है, समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, कई बार आपका कैट में यूज होता है। अगर मान ले मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो अगर मैं ले लूँ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो इसके रूट्स होंगे वन बाई अल्फा वन बाई बीटा। इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेशन क्या है कि अगर मैं क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट्स को स्वैप कर देता हूँ तो रूट्स मेरे रेसिप्रोकल हो जाते हैं। समझ में आया? तो अगर मैं आप ये जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको स्वैप कर दूं तो मेरे रूट्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर b का वैल्यू जीरो हो जाता है, अगर b का वैल्यू जीरो हो जाता है, देख b का वैल्यू जीरो हो गया मतलब इफेक्टिवली क्या हुआ, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। करेक्ट? तो ये एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो बहुत कॉमन सेंसिकल, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और ये वाला जो है कंजुगेट पेयर वाला p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ठीक है, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ये कंजुगेट बन जाएगा। सिमिलरली इमेजिनरी रूट्स, हमको उसमें इमेजिनरी वाले में जाना नहीं है, पर तुम जान लो, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग दिस। इसका इंपॉर्टेंस कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, लेकिन फिर भी अगर इमेजिनरी रूट्स इस फॉर्म में होते हैं a प्लस आई बी, ठीक है, इस फॉर्म में होता है वेर i इज आयोटा एंड आयोटा इज रूट ओवर माइनस वन विच इज इमेजिनरी, ठीक है। थोड़ी सी बात बताऊंगा, अगर रिटेन कर सकते हो तो करो, नहीं तो भूल जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कैट के अंदर उतना रिलेवेंट नहीं है। a प्लस आई बी अगर एक रूट है तो दूसरा डेफिनेटली a माइनस आई बी होगा। ओके, रिमेंबर वन मोर थिंग, रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर रूट्स रियल नहीं है, ठीक है, अगर रूट्स रियल नहीं है तो भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रियल हो सकता है। रिमेंबर वन मोर थिंग, ठीक है। ये एक किसी इंसान का मैंने डाउट सॉल्व किया था कुछ टाइम पहले, तब से मेरे दिमाग में स्टिक कर गया। तो अगर दो रूट्स हैं, वो रूट्स रियल नहीं है, फिर भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या हो सकता है, रियल हो सकता है। होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। अब इन्हीं दोनों को ले लो, इन्हीं दोनों को ले लो, इनको अगर ऐड करोगे तो रूट क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, टू ए मिल जाएगा। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेगा तो भी आई एलिमिनेट हो जाएगा उसमें से। क्लियर? टॉपिक के समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले वाले पड़ाव की तरफ, विच इज, मैं थोड़ा सा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिटेल करने वाला हूँ। क्यूबिक इक्वेशंस का जनरली कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशनिंग नहीं आता है। अगर आपको सोल्यूशनिंग आ गया, इसका मतलब वो आपको जरूर सूडो क्वाड्रेटिक या सूडो क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। सूडो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? सूडो क्यूबिक इक्वेशन वो होता है जिसमें सिंपलर नंबर्स लाइक माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू डालते ही उसका एक रूट अलग से माइनस हो जाता है, ठीक है, एक रूट अलग से हट के निकल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं शेर की खाल में गधा। हम तो भेड़िया बोलते थे, अभी चैट में किसी ने गधा बोला तो मैं भी गधा बोल दिया, बिकॉज इट साउंड्स गुड, ठीक है। ओके, तो समझ में आया, समझ में आया। सो इफेक्टिवली आपका क्यूबिक का सोल्यूशनिंग नहीं है। अगर एक सोल्यूशनिंग आपको देखने को मिलता है तो घबराओ मत, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ट्राई करो, एक रूट तुम्हारा अलग से निकल के आ जाएगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। उसके अलावा अब मान ले फॉर एग्जांपल मेरे को एक रूट मालूम चल गया, ठीक है, मान ले मेरे को एक रूट मालूम चल गया, है ना, मान ले अगर मेरे को मालूम चल गया कि एक रूट माइनस टू है, तो अब क्या करना है, एक रूट अगर माइनस टू मालूम चल गया तो हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस टू एक फैक्टर होगा। करेक्ट? एक्स प्लस टू अगर एक फैक्टर होगा, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके आप एक क्वाड्रेटिक यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो, या फिर मैं टर्म्स क्रिएट कर करके करता हूँ, जैसे तुमको सही लगे वैसे कर लो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, लॉन्ग डिवीजन से कर लो। उस तरीके से आप वहां से एक क्वाड्रेटिक डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। तो क्यूबिक में से क्वाड्रेटिक हो गया, है ना, है ना। तो सो सम पीपल आर सेइंग कि योर मेथड ऑफ टेकिंग कॉमन उससे कर लो, ठीक है, तो वो बन जाएगा अपना। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो ये अपना फैक्टर उस केस में बन जाएगा, ये अपना फैक्टर उस केस में बन जाएगा। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को और कैसे हम लिख सकते हैं, मान लो अगर फॉर एग्जांपल तेरे पास एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, ओके, उस क्वाड्रेटिक को तुम लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। उसको एक तुम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अगर कोई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर तुम्हें रूट्स मालूम हो। अगर मान ले तुम्हारे पास कोई क्यूबिक है जिसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो आप उस क्यूबिक को इस फॉर्म में लिख सकते हो ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। करेक्ट? आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ब्यूटीफुल, क्लियर है ना, बढ़िया।
ओके, क्लियर, समझ में आया? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर मान ले x-2 और x-3 है मेरे पास, ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स 2 और 3 हैं, ये ओनली क्वाड्रेटिक नहीं है ना? x-2 इंटू x-3 मल्टीप्लाइड विद 2, ये वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स भी 2 और 3 होंगे। अगर 3 इंटू x-2 और x-3 ले लूं, इसके भी रूट्स 2 और 3 होंगे। इसीलिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। होपिंग के समझ में आया? ठीक, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक आई एम होपिंग के समझ में आ गया होगा। अब क्यूबिक के केस में अगर मैं बात करूं, क्यूबिक के केस में अगर मैं बात करूं, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तुम्हें जब भी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है किसी भी जनरल इक्वेशन में, तो तुम्हारा जो सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो टर्म है, वहां से नेगेटिव पॉजिटिव लिखना शुरू करो। नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। अब इसका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ रूट्स मिलेगा सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाले में, मतलब सेकंड हाईएस्ट वाले में, और प्रोडक्ट मिलेगा एकदम कांस्टेंट वाले टर्म में। तो यहाँ पे क्या है, माइनस डी बाई ए अपने को प्रोडक्ट दे देगा, माइनस बी बाई ए अपने को दे देगा सम, और ये जो टर्म है वो देगा हमको सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू टेकन एट अ टाइम। तो अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, साइन क्या है, प्लस है, तो सी अपॉन ए हो जाएगा अपना सम प्रोडक्ट। समझ में आया? सेम चीज तुम बाई क्वाड्रेटिक में अप्लाई कर सकते हो। अगर इस टाइप का है तो क्या करो, यहाँ पे फिर से जो तुम्हारा सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर है, वहां से नेगेटिव पॉजिटिव लिखना चालू कर, तो इसका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा ई बाई ए। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो नेगेटिव है। और उसके बाद मेरे को ये बताओ कि सी और डी क्या देगा। रिमेंबर, ई क्या है, चार का प्रोडक्ट है। ई क्या है, चार का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे डी जो है वो ई के करीब है, तो ये क्या देगा, ये तीन का प्रोडक्ट देगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तीन का प्रोडक्ट देगा, ठीक है। मतलब अगर मेरे रूट्स हैं अल्फा बीटा, यू नो, गामा एंड डेल्टा, तो मेरे यहाँ पे ये जो है डी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका माइनस डी बाई ए रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री टेकन एट अ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ थ्री टेकन एट अ टाइम, उसका सम, मतलब अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। समझ में आया? तीन तीन के प्रोडक्ट का सम आपको देता है ये माइनस डी बाई ए। और सी बाई ए क्या देगा, इसी केस में सी बाई ए क्या देगा, इसी केस में सी बाई ए देगा सम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट इज टेकन टू एट अ टाइम। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है ना? क्लियर है ना? प्रखर इज सेइंग कि मिसप्रिंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो बस ध्यान से सुन लो, ठीक है। प्रिंटिंग को मारो गोली, ठीक है, प्रिंटिंग को गोली मारो, ठीक है ना? सो टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन, एक्चुअली तेरा यहाँ पे देख, ये वाला तेरा 4 देता है, ये वाला तेरा 3 देता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, एक्चुअली यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर होगा और ये वाला पार्ट इधर होगा। समझ में आया? है ना? समझ में आया? तो टेकन 3 एट अ टाइम कौन सा वाला रिप्रेजेंट करता है, 3 एट अ टाइम डी रिप्रेजेंट करता है। कोई कंफ्यूजन मत रखो, तुम्हें चाहिए तो मैं इसको कट करके लिख देता हूँ, बट आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, एब्सोल्युटली स्टीयर, एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने इसको कट कर दिया है, ध्यान से देखो। 3 एट अ टाइम कौन देगा, ये देख, ये जो है ये 4 का प्रोडक्ट देता है, ये डी उसके करीब है, तो ये क्या देगा, 3 का प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो ये आपका 3 का प्रोडक्ट देगा। तो 3 के प्रोडक्ट वाला क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस साइन के साथ माइनस डी बाई ए बनेगा। और प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे प्लस के साथ में सी बाई ए। आई एम होपिंग दैट दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, अभी मिसप्रिंटिंग की वजह से कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। मिसप्रिंटिंग को मारो गोली ना यार, तुम्हारा दिमाग में चीजें एकदम क्लियर बैठना चाहिए। आई एम होपिंग कि एकदम क्लियर हो गया होगा। ये सब ना बोलो फटाफट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये वाले के अंदर कितने टर्म्स होंगे, ये वाले के अंदर कितने टर्म्स होंगे, इसके अंदर 4 टर्म्स होंगे, है ना? 4 टर्म्स होंगे, 4c3, 4 रूट्स हैं, उसमें से 3 उठाओगे तो 4c3 मतलब 4 हो जाएगा। और यहाँ पे c है, इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें 6 टर्म्स होंगे, 4 में से 2 उठाएगा तो 6 हो जाएगा। ईशान इज सेइंग बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस रेयर है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ सकता है। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाई क्वाड्रेटिक क्या फिफ्थ ऑर्डर में भी देखने को मिल सकता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको अच्छे से समझना है। सोल्यूशनिंग नहीं है, सोल्यूशनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप 5 साल का 6 साल का पेपर देख चुके हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे चलते हैं अगले वाले एस्पेक्ट की तरफ।
विच इज इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज या किसी भी टाइप के इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ है, एंड आई एम श्योर कि तुम सबको ऑलरेडी पता है। यस और नो? ठीक है, अगर है ना, तो वो मैंने यूट्यूब के ऊपर अलग से भी शेयर किया हुआ है ना, और ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है, तो इसके अंदर कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। क्या करना होता है सबसे पहले तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करो, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे मान ले एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट लेस देन जीरो है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे 2 और 4, तो 2 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दिया, है ना। इसमें हम रूट्स नहीं बोलते हैं, रूट्स इज नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी। अभी टर्मिनोलॉजी से किसी को कोई घंटा फर्क पड़ता भी नहीं है, बट इट्स नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, टर्मिनोलॉजी से भी क्या फर्क पड़ता है, अपने वो क्वेश्चन सही करके आ जाना है क्या है। तो 2 और 4 इसका 2 बन गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख, उसके बाद क्या करते हैं, रीजन से डेजिग्नेट कर दिया। यहाँ पे डाला 2 और 4, तो 3 रीजन बन गया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। अब इसमें से कोई भी एक रीजन को तुम्हें चेक कर लेना है। अब जैसे सबसे आसान इसमें चेक करना कौन सा वाला है, ये वाला रीजन 1। रीजन 1 में एक पॉइंट है 0, है ना, -∞ से 2 के बीच में 0 लाई करेगा, 0 इसमें इसमें जाके 0 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 8 हो गया, तो ये पॉजिटिव दे दिया। उसके बाद ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब मेरे को लेस देन 0 पूछ रहा है, तो ये 2 से 4 वाला रीजन कैप्चर कर लेगा। समझ में आया? फटाफट बोलो एक बार, समझ में आया? तो इस तरीके से अपन लोग क्वाड्रेटिक, अपन लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख, x-2 और x-4 था, और नीचे मान ले मेरे पास x-1 और x-5 होगा, मान ले x-1 और x-5 होगा, ठीक है ना। तो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। सो मैथली ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज होल्ड्स ट्रू अगर तुमने ठीक से ड्रॉ किया है। इट विल ऑलवेज होल्ड गुड अगर तुमने ठीक से ड्रॉ किया है। तो अगर अगर तुम ऐसे गलती करोगे, है ना, ऐसे अगर तुम गलती करोगे, है ना, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ले लिया, इधर 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे +5, इधर 6 ले रहे हो, यहाँ पे फिर -1, उसके बाद मेरे को बोलोगे अरे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव काम ही नहीं करता है, अपने रैंडम, ठीक है, तो रैंडम है ना, सो दैट इज समथिंग विच इज देयर। अच्छा, एक और चीज है, दूसरा, अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है, कहीं भी कंफ्यूजन होता है, तो ग्राफ ले लो साथ में। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करो, ग्राफ ले लो साथ में, ठीक है। कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं रहेगा अगर ग्राफ ले लोगे साथ में। तो देखो, इस वाले में ग्राफ कैसा बनेगा, विदाउट एनी डाउट दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक। यस और नो? कंफ्यूजन बनता है तो ग्राफ ले लो साथ में। ये देखो, ये वाला पार्ट तुम्हें डेफिनेटली नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो हो गया काम, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब मान ले मेरे पास इस टाइप का आ गया, तो x-2, x-4, x-1 और x-5, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में भी सेम चीज है, सेम चीज है। यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, इधर पे 5 ले लो। उसके बाद कोई भी एक रीजन चेक करो, रीजन चेक करने के बाद ऑल्टरनेट पॉजिटिव ऑल्टरनेट नेगेटिव करो। बस एक चीज का ध्यान रखना, गलती से भी x=1 और x=5 को सोल्यूशन में मत ले लेना, इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती है इनइक्वालिटी के अंदर। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो नेवर शुड यू टेक इट, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। नेवर शुड यू डू दिस, ठीक है। इवन पावर पे कुछ चेंज होता है क्या, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर कॉमन सेंस जिंदा है ना, तो टाइगर जिंदा है, ठीक है, नहीं तो टाइगर मर चुका है। समझ में आया? अगर कॉमन सेंस जिंदा है तो टाइगर जिंदा है, सिंपल बात है। मैं क्या कहना चाहता हूँ फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो कोई भी कोई भी फंडा समझ के करोगे ना, तो कभी भी तुम फंसेगा नहीं। फंडा को समझ के करो। अब मान ले फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मान ले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x-4 का स्क्वायर दे दिया है। अब x-4 का स्क्वायर दे दिया है। अब shall I even consider x-4 whole square in this entire scheme of things? Yes or no? This, my friend, is common sense, ठीक है। एंड कॉमन सेंस हर एक रूल से ऊपर होता है, ठीक है। कॉमन सेंस हर एक रूल से ऊपर होता है, ठीक है। एक इंसान मर रहा है, बहुत बीमार है, और तुम गाड़ी लेके खड़े हो कि नहीं भाई, सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, सिग्नल से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। रिमेंबर, कॉमन सेंस ऑलवेज, ठीक है। सो द रूल्स आर फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस आर नॉट फॉर रूल्स, करेक्ट। सो x-4 होल स्क्वायर इसके अंदर क्या करेंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे, भूल जाओ। यस और नो बोल। अब ये है तेरा एक्चुअल क्वेश्चन, अब ये है तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन, वो तो था ही नहीं। तो अब इसमें उस वाले क्रिटिकल पॉइंट को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। यस नो बोल फटाफट, करेक्ट।
हम उस वाले को हम लेंगे ही नहीं, हम उसको, है ना। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मान ले ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे x-4 का स्क्वायर है, अब क्या करेंगे? ग्रेटर देन 0 है, x-4 स्क्वायर है, अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में? अब भी कंसिडर नहीं करेंगे, बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू 4। ठीक है, हटा देंगे इसको यहाँ से, और एक चीज बस लेके चलेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 4। रिमेंबर कि रूल्स के अंदर इतने मत खो जाना कि कॉमन सेंस भी आपने, ठीक है, पैकअप कर दिया है। तो कॉमन सेंस को आप अलाइव रखिए, आपको रूल्स तभी फायदा करेंगे जब कॉमन सेंस भी पैरेलल साथ में चल रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं अंधाधुंध नहीं लगाओगे, है ना, अंधाधुंध नहीं लगाना है। फॉर्मूला और शॉर्टकट का सेशन मैं कर रहा हूँ, बट फॉर्मूला और शॉर्टकट विदाउट कॉमन सेंस इज वेरी डेंजरस। जिस इंसान ने कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ है और सिर्फ फॉर्मूला शॉर्टकट कर रहा है, उसके लिए थोड़ा डेंजरस होगा ये। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट के साथ, कॉमन सेंस के साथ फॉर्मूला एंड शॉर्टकट, देन इट विल हेल्प। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। तो ये हो गया। अब सिमिलर सिचुएशन में ये भी देख लो, x-4 होल स्क्वायर है, यहाँ पे लेस देन 0 है। अब मान ले लेस देन इक्वल टू 0 है, अब क्या होगा? देख यार, बहुत सिंपल बात है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये तो इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो बाकी पूरा का पूरा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, समझ में आया? है ना, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, तो x-4 होल स्क्वायर को हटा दो। समझ में आया कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? तो अब दोस्त, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, है ना, ये बहुत कॉमन सेंसिकल बात है। आई एम होपिंग कि समझ में आया हो। आगे चलते हैं, एक एक दो और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब ये वाला जो स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड के ऊपर तुम्हें आज रात को थोड़ा सा काम करना होगा दोस्त। ओके, व्हाट डू यू हैव टू डू इज, यू हैव टू वैलिडेट, इसके अंदर जो भी चीजें मैंने लिखी हुई हैं वो तुमको बस वैलिडेट करना है फॉर योर सेल्फ। ठीक है ना। कुछ टोटके हैं, कुछ टोटके हैं, उनको वेरीफाई कर लेना। वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। एक तो फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट फंडा बताता हूँ, विच इज, अगर मान ले मेरे पास एक फ्रैक्शन है a/b विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेस देन 0 वाला पहले लेते हैं। a/b अगर लेस देन 0 है, अगर मैं एक नंबर ऐड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये a/b से इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? इफ आई ऐड सम नंबर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यू नो दिस या दैट में से जो भी या के बाद वाला आता है वही चुनते हैं। ठीक है, अगर मैंने पूछा दिस या दैट तो बोलेंगे दैट, मैं बोला दैट या दिस तो बोलेंगे दिस। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, चलो हम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो अगर a/b, ठीक है, अगर a/b लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 मतलब लेस देन 1 इफेक्टिवली। मान ले फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन है 1 से छोटा। ठीक है, अगर 1 से छोटा वाला फ्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल 3/4, 4/5, 1/2, इन फ्रैक्शंस में अगर सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उठा लूंगा मैं, तो तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4, ठीक है, 3/4 में अगर +1 +1 कर दिया तो 4/5, तो 4/5 इंक्रीज हो जाएगा 3/4 से। अगर मान ले मेरे पास फ्रैक्शन है a/b विच इज ग्रेटर देन 1, उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर सिनेरियो मेरा ग्रेटर देन 1 वाला है, अब क्या होगा? अगर मान ले मेरे पास 5/4 है, यहाँ पे मैंने +1 +1 ऐड कर दिया तो 6/5 हो गया। पहले 1.25 पे था, अभी 1.2 पे हो गया, तो क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 है, उसमें अगर सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दोगे, ठीक है, अगर बड़ा है 1 से तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर 1 से छोटा है, सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हम होपिंग के समझ में आया होगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके अलावा कुछ बड़े सिंपल से रिजल्ट्स हैं। अगर देख x-a और x-b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, वेर इफेक्टिवली आई एम सेइंग a इज लेस देन b, उस सिचुएशन में अगर ग्रेटर देन 0 है तो तुम सीधा ही क्या ले सकते हो? x ग्रेटर देन तुम्हारा x लेस देन, अगर मान ले सिनेरियो ऐसा ले लो, x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0। अब इसमें कोई बहुत भारी डेरिवेशन नहीं, बहुत बेसिक सा डेरिवेशन है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो सीधा ही x ग्रेटर एक तुम्हारा x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3 वाला सिचुएशन ले लोगे। अगर सिमिलरली तेरा x-2 इंटू x-3 अगर लेस देन 0 है, तो तुम्हारा x कहाँ से, 2 से 3 के बीच में x लाई करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, सेम आपका इनइक्वालिटी से ही आ जाता है, बट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो सीधा ही ये रिजल्ट्स हैं जो अपने को पता हो, सीधा सीधा लिखेंगे, टाइम पास नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट फंडा जो कैट का फेवरेट है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, कैट का फेवरेट है, विदाउट फेल क्वेश्चंस आ ही जाते हैं।
ठीक है, इस बार तो मतलब कैट नेक्स्ट लेवल मचा रहा है। ठीक है, कैट के अंदर आ गए हैं सब लोग। ठीक है, फुल ऑन मतलब, ठीक है, कैट के अंदर ही आ गए हैं। टिस भी आ गया। ठीक है, टिस भी आ चुका है ना, अहम ब्रह्मास्मि टाइप वाली फीलिंग आ रही है, समझ रहा है कि टिस भी आ गया, आईएफटी भी आ गया। एंड एक चीज मैं मानता हूँ, ठीक है, एक चीज मानता हूँ, मार्केट में चल रहा है कि भाई बैड न्यूज बैड न्यूज, पर मेरे को तो एक ही चीज लगती है, ठीक है, कि जो लोग कैट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही हो रहा है। जो लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है। ठीक है, ये भर भर के जीके पूछते थे। ठीक है, ये भर भर के जीके पूछ रहे हैं। ठीक है, इतना जीके कौन बताएगा। ठीक है, तो जो लोग फॉर एग्जांपल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी ज्यादा करते थे उनको टेस्ट में एडवांटेज होता था। ठीक है ना, तो समझ रहा है। तो जिन लोग कैट की तैयारी, मैं तो एक ही चीज बोलता रहता हूँ, स्नैप हो एनमैट हो, ठीक है, अलग अलग दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, पर एक्चुअली कैट ही है। ठीक है, और जैट के लिए क्या करना पड़ेगा वो आज के सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज आई एम एक्चुअली इनवाइटिंग अगेन अ मेंटी। ठीक है, कुछ बड़े बड़े अमेजिंग लोगों से हमने ऑलरेडी इस सीजन में हम मिल चुके हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि आपने सारे के सारे सेशंस देखे होंगे। हैव यू गाइस सीन दैट? ठीक है, सब लोगों ने देखा हुआ है इस वाले सीजन के अंदर बहुत सारे लाइव सेशंस जहाँ पे बहुत सारे मेंटीज से मैंने ऑलरेडी आपको मिलवाया है। एक और मेंटी से मिलवाता हूँ, हु इज वेरी वेरी अमेजिंग। जैट की टॉपर है दिव्या चौधरी, वो आज आएंगी। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा उस वाले सेशन के अंदर भी। इफ यू आर एबल टू अटेंड वेरी गुड, नॉट एबल टू अटेंड बाद में देख लेना। ठीक है, बट मेक श्योर कि देख लेना जैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से थोड़ा सा रीपिवट करना पड़ेगा जैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि जैट वाला एंगल ही ना हम लेके आए। जैड वाला एंगल अभी लेके आना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा इक्वेशन के अंदर, तब कहानी कंप्लीट होगी। और प्राइमरली अगर कैट जैड किसी ने अच्छे से किया हुआ है ना, तो उसको स्नैप एंड मैट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा फंडा बेसिकली सेम ही होता है, बस थोड़ा सा स्पीड के ऊपर काम करना होता है। बाकी फंडा कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग तैयारी भी नहीं है उसके लिए। अभी देखो फटाफट ये वाला है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा सा डाइवर्जन लिया, अभी वापस आ जाते हैं इस वाले के अंदर। ये वाला पार्ट आई एम होपिंग कि समझ में सबको आया होगा, विच इज ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या, विच इज कि यार एक्स प्लस वन बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जनता बिना सोचे समझे टू। एक्स प्लस वन बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा बिना सोचे समझे, टू। कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, ये तो कहीं पढ़ा है मैंने। ठीक है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, जो भी चीजें तुम कर रहे हो ना कैट में, बहुत ध्यान से करना। ठीक है, क्योंकि दे वांट यू टू टेक हैव एन अटेंशन टू डिटेल्स, तो वो अटेंशन टू डिटेल बहुत जरूरी होता है। ये तब होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब एक्स पॉजिटिव होता है, अगर एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है, तब माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। और अगर कुछ ना दिया हो, अगर कुछ ना दिया हो तो भी माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। अगर कुछ ना बोला हो कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज को ध्यान से देखें, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, तो इसमें अरिथमेटिक मीन क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई एक्स रूट ओवर हाफ। करेक्ट, तो x प्लस वन बाई एक्स बाई टू, अब यहाँ पे क्या आ गया, रूट ओवर, यहाँ पे वन आ गया, रूट ओवर वन। ठीक है, ये टू उधर मूव कर जाएगा तो ये टू हो जाएगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, पॉजिटिव साइड में, और x प्लस वन बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू, नेगेटिव साइड में। तो अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू होगा, रिमेंबर दैट। अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा माइनस, और अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा टू। ठीक है, प्राइमरीली डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन एकदम बदल जाता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके है ना, तो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm आप लगा सकते हो। सिमिलर चीज अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ज्यादा नंबर्स हैं, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an बाई n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a1 इंटू a2 डॉट डॉट an तो बार 1 बाई n। सिमिलरली इसका एच एम क्या होगा बोल, अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं a1 a2 a3 डॉट 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 an, इसका एच एम क्या होगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm में am gm ही ज्यादा यूज होता है, पर एच एम भी अपने को पता होना चाहिए। इन नंबर्स का हार्मोनिक मीन होता क्या है, कैसे लिखते हैं। ठीक है ध्रुव,
बहुत बहुत बढ़िया। अगर मान ले मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है ना, मान ले मेरे पास 3 नंबर्स है, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, n अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे करके इफेक्टिवली यहाँ पे a1 1/a2 1/a3 डॉट 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 1/an। तो अगर मैं इसको उसको पूरी तरीके से लिखना हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस am इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस gm इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस hm। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अभी एक और चीज नोट करना, बहुत सारे लोग एक गलती बहुत करते हैं हार्मोनिक मीन कैलकुलेशन में, विच इज कि अगर 2 नंबर्स का है तो 2ab अपॉन a प्लस बी ले लिया, 3 नंबर्स का है तो 3abc अपॉन a प्लस b प्लस c ले लिया। ठीक है, अगर 4 नंबर्स का है तो 4abcd अपॉन a प्लस b प्लस c प्लस d ले लिया। ऐसा नहीं होता है दोस्त, यहाँ ये प्योर फॉर्म में यूज करो पहले। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में यूज करो और प्योर फॉर्म से डिराइव करो, तो गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, सीधा ऐसे रिजल्ट्स मत यूज किया करो, यूज इट इन द प्योर फॉर्म एंड देन डिराइव। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। 2 टर्म तक ठीक है, तीसरे टर्म चौथे टर्म में अगर जाना है तो कैलकुलेशन करो। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। अब सिमिलरली इसका एप्लीकेशन क्या है, मान ले अगर मेरे पास नंबर्स इस फॉर्म में है a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, d बाई ए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बाई 4 करेगा, इन सबका मल्टीप्लीकेशन लेगा तो क्या हो जाएगा, फुल ऑन टेलीस्कोप हो जाएगा, इसके साथ में एक भी टर्म नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब इफेक्टिवली जो भी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन्हें उन्हें प्राइमरली तुम्हें करना क्या है, उनको वैलिडेट करना है। ठीक है, वैलिडेट करने के बाद क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है, चिपका देना है। आई होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट वाले में अगर इफ देर इज एनी कंफ्यूजन हियर, तो अगला वाला जो सेशन होगा उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पर इस वाले को तुम अपने सब व्हेन यू रिवाइज दिस वर्कशॉप, तो इसको एक बार वैलिडेट कर लेना अलग अलग नंबर्स के साथ लेके। क्लियर, फटाफट बोल, ये सारे के सारे इधर से ही ओरिजिनेट होके आते हैं, इसको एक बार वैलिडेट करना। ठीक है, अब मैं एक एक नंबर को वैलिडेट करूंगा, वेरिएबल को वैल्यू ले लेके, तो उसमें टाइम लगेगा, तो आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल लीव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स। ओके, अब आते हैं, ठीक है, थोड़ी सी तारीफ कर दी तो मजा आया, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ी सी बात लॉगरिदम की कर ली जाए। ओके, थोड़ी सी बात है ना लॉगरिदम की कर लेते हैं। लॉगरिदम में बहुत सिंपल फंडा है। ठीक है, लॉगरिदम के अंदर बहुत बेसिक फंडा है। सबसे पहले फंडा क्या है कि लॉग ए बेस बी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, लॉग ए बेस बी। अब दो चीजें समझ लो कि ए और बी दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, ए और बी दोनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते, करेक्ट, कांट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। b on the other hand should not be 1 also, b is never equal to 1। ठीक है, तो read as log b to the base a, log b to the base a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। समझ में आया, समझ में आया, है ना, a नॉट इक्वल टू 1। हाँ, यहाँ पे इस वाले केस में तुम्हारा b की जगह पे a होगा, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे, इफेक्टिवली what it is meant is base is not equal to 1। यहाँ पे बेस में a है ना, समझ आया, तो बेस तुम्हारा इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, इसको हम बोलते हैं log 1 बेस है। अगर तुम यहाँ पे 1 ले लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दिस नंबर इज a टू द पावर 0। है ना, तो log क्या करता है, अगर मान ले मेरे पास log 27 है, बेस में 3 है, log करता क्या है, ये जो नंबर है इसको अपन लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ये जो नंबर है इसको बोलते हैं बेस। तो लॉग क्या करता है, आर्ग्यूमेंट को बेस के पावर में एक्सप्रेस करता है। ओके, तो ये 27 को लिखेगा 3 टू द पावर 3, करेक्ट, उसके बाद ये जो पावर आता है उसी को आउटकम दे देता है, तो ये बन गया अपना इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ में आया। ओके, लॉगरिथम का यूज प्राइमरीली हम लोग डी स्केल करने के लिए करते हैं। मतलब अगर लॉग बेस 10 है ना, लॉग बेस 10 है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 आपका स्पीड है लाइट का, है ना, 3 into 10 to the power 8 meter per second is the speed of light। The actual speed of light is 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, चलो शो ऑफ कर लिया, अभी वापस आ जाते हैं। 3 into 10 to the power 8, ठीक चल रहा है, अभी बढ़िया है। अब देखो, ठीक है, log 3 बेस 10 प्लस log बेस 10 10 to the power 8। अब देख, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। log 3 का वैल्यू क्या होता है, log 3 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, एनीवेज, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3, डोंट नीड टू रिमेंबर। ठीक है, डोंट नीड टू रिमेंबर। ठीक है, 0.301 तुमको पता है, 0.477 तुमको पता है।
ठीक है, log 2 हो जाता है 0.301, 0.477 हो जाता है log 3। ठीक है, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं, गिवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इफ इट इज रिक्वायर्ड, ओके, रिमेंबर दैट। तो ये नंबर कितना हो गया, ये नंबर को छोटा कर दिया इफेक्टिवली, ये नंबर को क्या कर दिया, छोटा कर लिया। तो डी स्केल करने के लिए काम करता है लॉगरिदम। लॉगरिदम में अपने को क्या करना है, बस ये बेसिक्स हमको समझना है, उसके साथ में प्रॉपर्टीज, लॉग एम एन बेस ए लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला हो जाता है। एम बाई एन है तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है। अगर लॉग एम, यहाँ पे देख एक और इंपॉर्टेंट फंडा सुनो, अगर मान ले लॉग यहाँ पे लेट्स से बी है, यहाँ पे ए है, ठीक है, ए के पावर में एक्स है और बी के पावर में वाई है। ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट के पावर में होता है वो आ जाता है तेरा मल्टीप्लीकेशन में, और जो बेस के पावर में होता है वो आ जाता है डिवीजन में। तो हम इसी को लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी एक्स अपॉन वाई। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया जो अपने को समझना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द बेस। ठीक है, लॉग एम बेस ए को तुम लिख सकते हो लॉग एम अपॉन लॉग ए। उसके बाद यहाँ पे मैं जो मर्जी बेस ले सकता हूँ, आई कैन टेक बेस बी, आई कैन टेक बेस एक्स, बट रिमेंबर दोनों में सेम लेना होगा। आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से सुनो, ये जो भी रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ इसका वाइसी वर्सा भी ट्रू है। तुम्हें याद है केमिस्ट्री में हम रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे लिखते थे, करेक्ट? यू गाइस रिमेंबर? ऐसे लिखते थे ना? हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब तुम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट, है ना? तो ये रिजल्ट सारे के सारे क्या कर सकते हो, रिवर्सिबल रिजल्ट्स हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। तो एक जो बेस चेंज वाला है उसका अगर मान ले एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास है लॉग, यहाँ पे कैलकुलेट करना है 256 है, और यहाँ पे बेस में मान ले मेरे पास 128 है, क्या होगा? 256 और 128, अभी क्या होगा? अब 256 128 के पावर में कैसे लिखना है ये तो मेरे को नहीं पता, पर मैं ये लिख सकता हूँ कि मैं इसको log 256 लिख दूं और इसको log 128 लिख दूं, और दोनों का पावर मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला मेरे को अब 8 दे देगा, ये वाला अब मेरे को 7 दे देगा, तो इसका वैल्यू 8/7 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो बेस चेंज वाला है ये काफी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इन ऑल सच सिचुएशंस। ठीक, आगे चलते हैं। लॉगरिदम का ग्राफ ऑलरेडी तो हम लोगों ने देखा हुआ है, लॉगरिदम का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, लॉगरिदम का ग्राफ कैसा बनता है? ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनता है। अगर फॉर एग्जांपल से आई ड्रॉ इट लाइक दिस, तो इस टाइप का ग्राफ बन जाता है लॉगरिदम का। ठीक है ना? ये रेड वाले के साथ जुड़ गया है, ठीक है, पर ये जुड़ना नहीं चाहिए था। तो ये टाइप तेरा लॉग का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो लॉग एक्स बेस 10 का ग्राफ ऐसा बनेगा। 10 to the power x का ग्राफ बिल्कुल आपका मिरर इमेज बनता है। अगर y इज इक्वल टू एक्स के साथ में मिरर इमेज ले लूं, लॉग एक्स बेस 10 का ग्राफ और 10 to the power x का ग्राफ ऐसा बनेगा, एकदम तुम्हारा इनवर्स है। अगर मैं y इक्वल टू एक्स के साथ मिरर इमेज ले लूं, अगर log x के साथ में यहाँ पे बेस में 2 है तो क्या होगा? ठीक है, log x के साथ में बेस में यहाँ पे 2 है तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 to the power x आ जाएगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। वन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू विच यू शुड लेट मी नो इन द चैट। ठीक है, और एज अ कमेंट टू दिस वीडियो, विल इट बी ट्रू फॉर ऑल इनवर्स फंक्शंस और नॉट? ठीक है, आपको करना क्या है, यू हैव टू ट्राई दिस फॉर अ कपल मोर फंक्शंस, और सारे फंक्शंस के इनवर्स के लिए ट्रू होगा कि नहीं वो मेरे को बताना। ठीक है, वो मेरे को बताना कि फंक्शंस के इनवर्स के लिए ट्रू होता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने चैट के अंदर आंसर दे दिया, लेट मी नो। ठीक है, फूड फॉर थॉट। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वो थोड़ा सा एनीवेज मैथ्स ओलंपियाड स्टफ है, तो मैथ्स ओलंपियाड स्टफ है, तो क्यूरियोसिटी जिसको है बस वो आंसर कर देना। कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है तो स्किप मार सकते हो। ठीक है, अगर क्यूरियोसिटी है, मैथ्स में मजा आता है, तो मेरे को आंसर जरूर बताना। ठीक है, अब चलो, अब मैं थोड़ी सी बात फंक्शंस की करता हूँ फटाफट। फंक्शंस के अंदर तुम्हारा एक तो बहुत सिंपल बात है भाई, ठीक है, विच इज योर डोमेन रेंज वाला पार्ट। ठीक है, तो डोमेन रेंज वाला पार्ट बहुत सिंपल है। डोमेन रेंज वाला पार्ट क्या बोलता है? ठीक है, डोमेन रेंज वाला पार्ट क्या बोलता है? डोमेन ये है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर जैसे मान ले x² - 6x + 12 है, इसमें मैं x का क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूँ सो दैट इट गिव्स मी अ रियल वैल्यू। ठीक है ना? सो दैट इट गिव्स मी अ रियल वैल्यू। ओके, समझ में आया? समझ में आया?
तो मैक्स ये अपने को क्या वैल्यू देता है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 12। अगर मैं एक्स का क्या वैल्यू रखूं, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो ये रियल नंबर देगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। करेक्ट। रेंज अपना क्या हो जाएगा, रेंज अपना हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, रिमेंबर एक और चीज फटाफट देखो, ठीक है, इसके जो सिनेरियोज बनते हैं या इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ प्राइमरीली। मैं सिर्फ यहाँ पे एक रिवीजन एक्सरसाइज कर रहा हूँ जहाँ पे फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स को मैं टच अपॉन कर रहा हूँ। इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं, वो ऑलरेडी जो हमने अलजेब्रा का इंडिपेंडेंस फ्रॉम अलजेब्रा वर्कशॉप किया था उसमें कवर्ड है। ठीक है, सो अगर वो देखना हो तो उसको एक बार जाके रिवाइज जरूर कर लेना। इस वाले सेशन के साथ वो वाला सेशन देखना काफी फायदेमंद रहेगा, बिकॉज इट विल रियली हेल्प रिवाइज थिंग्स फ्रॉम अ सरफेस ऑल्सो एंड एट सम लेवल ऑफ डेप्थ ऑल्सो। तो दोनों देख लेना तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 12। ठीक है, अब इसके अंदर मेरा रेंज कैसे बनेगा, देखो रेंज का मतलब होता है कि आउटकम कहाँ कहाँ पे जा सकता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 12 है, इसका अगर मेरे को क्या निकालना है, रेंज निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इसको मेरे को रेंज निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ डेफिनेटली किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, इसका मतलब मिनिमम फाइनाइट होगा और मैक्सिमम आपका इनफाइनाइट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, और मिनिमम इसका होगा क्या, माइनस डी अपॉन फोर, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन फोर ए से लेके इन्फिनिटी। यस और नो बोलो फटाफट। अब एक और फंडा इसके अंदर नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे हम कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, कहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है, वो समझना जरूरी है। अगर तुम किसी रेंज को इंक्लूड करना चाहते हो, मान लो तुम बोलना चाहते हो 3 to 4, ठीक है, लेट्स से लाइन पे बताता हूँ, अगर 3 से 4 तुम बोलना चाहते हो इंक्लूडिंग 3 and 4, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे 3, 4 इन दिस मैनर। अगर आप बोलना चाहते हो 3 to 4 एक्सक्लूडिंग 3 and 4, तो आप इसको 3, 4 विथ ओपन ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप सिर्फ दो ही नंबर रिप्रेजेंट करना चाहते हो 3 और 4, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से विथ करली ब्रैकेट्स 3, 4। आई एम होपिंग द डिस्टिंक्शन इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, तो कभी भी इनइक्वालिटी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो एक बार इन ब्रैकेट्स पे नजर जरूर मार लेना। तो कई बार लोग इस चक्कर में होता है। ठीक है, ईशान इज सेइंग कि यूनियन कब आता है, ठीक है, यूनियन कई बार कई बैंक के नाम के सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कब आता है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है ना, फिर अचानक से रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं समझता नहीं हूँ कि मैं क्या क्या बोलूँ उसका। अभी देखो ध्यान से, मान ले, ठीक है, मान ले कि मेरा जो सोल्यूशन है, ठीक है, मान ले मेरा जो सोल्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल x-2 x-3, ठीक है, लेट्स से दिस इज ग्रेटर देन जीरो, मान लो ये मेरा है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या, इसमें मेरा क्या सोल्यूशन बनेगा, दो सोल्यूशन बनेगा, एक बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, करेक्ट। रिमेंबर इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड मत करना, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड नंबर, तो उसको तुम कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, उस साइड हमेशा यही रहेगा। ठीक है, इट इज जस्ट अ सिंबल, इट्स अ फिनोमेना, इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ मैटर ऑफ थॉट। माइनस इन्फिनिटी से 2, अब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू होता तो मैं यहाँ पे अपना स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता, माइनस इन्फिनिटी से 2, 3 से इन्फिनिटी। अब ये दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, अलग अलग सेट्स हैं, इनको अगर मेरे को साथ में प्रेजेंट करना है, मेरा सोल्यूशन ये भी है और सोल्यूशन ये भी है, तो उस सिचुएशन में यूनियन यूज करता हूँ, समझ में आया। इस सिचुएशन में क्या करता हूँ मैं, यूनियन यूज करता हूँ, समझ में आया यूनियन का मतलब क्या हुआ। ठीक है ना, चलो। और एक और होता है वो बैंक के पहले भी यूज होता है, ठीक है, आई एम श्योर तुमने देखा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट समझ में आया, ब्यूटीफुल। तो डोमेन और रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, रेंज तुम्हारा डोमेन होता है वो नंबर्स, ठीक है, डोमेन होता है वो नंबर्स, ठीक है ना, डोमेन होता है somebody saying कि we can also do by -2, 3। नहीं, बहुत ज्यादा लोचा हो जाएगा अगर तुमने -2, 3 इस तरीके से कर दिया, क्योंकि इसका मतलब है सिर्फ 2 और 3, इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ 2 और 3, और ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अगर तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रियल माइनस, ठीक है, 2, 3 तो मैं लिखता हूं, तुम मेरे को ब्रैकेट बताना, 2, 3 ब्रैकेट कौन सा लें, ब्रैकेट कौन सा लें, 2, 3 ब्रैकेट कौन सा, क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट,
कौन सा वाला? देख बहुत सिंपल बात है, तुम माइनस कर रहे हो, ठीक है, तुम माइनस कर रहे हो, नहीं करली ब्रैकेट तो होगा नहीं, अभी बोला गलत है, मेरे को इसी को रिप्रेजेंट करना है, करली ब्रैकेट कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 2 और 3 एक्सक्लूड नहीं कर सकता, 2 से 3 तक सारे नंबर्स एक्सक्लूड करने हैं, स्क्वायर लोगे ना, यस और नो बोलो। तो तुम्हारा इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन नहीं है, इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन नहीं है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 से लेकर 3 तक सारे नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम चीज उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, 2 से 3 क्लोज्ड ब्रैकेट। समझ में आया? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? फटाफट चैट में बता दो। बढ़िया। तो डोमेन रेंज से आपका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या बनता है अलजेब्रा के अंदर, ध्यान से सुनो, विच इज योर मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर होता क्या है, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर होता क्या है, अगर मान ले लेट्स से आई हैव अ फंक्शन विच इज y is equal to mod x. Mod x effectively can be represented as x when x is greater than equal to 0, and it is represented as minus x when x is less than 0. Yes, no, बोल फटाफट chat. So y is equal to mod x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. समझ में आया? तो इफेक्टिवली ये क्या करता है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वैसे ही आउटकम दे देता है, और अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो क्या करता है, उस नंबर को एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके देता है, तो इफेक्टिवली पॉजिटिव नंबर दे देता है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बन जाता है, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर टू यू। तो मॉड एक्स क्या करता है, किसी नंबर को भी पॉजिटिव कर देगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके ये रहे, ठीक है, इसको ध्यान से एक बार देख लेना। माइनस अगर तुम मॉड एक्स करोगे तो मॉड एक्स के बराबर ही होगा, नो ब्रेनर। अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो एक ही केस हो सकता है, एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है। मॉड एक्स प्लस वाई, mod x plus y is always less than equal to mod x plus mod y। ऐसा क्यों? अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, मान ले 3 है और ये 4 है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो दोनों के दोनों 7 हो जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से एक भी नंबर नेगेटिव निकला तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे नंबर को ले डूबेगा। तो यहाँ पे मान ले 3 है और यहाँ पे y का वैल्यू मान ले -4 है, तो 3 माइनस 4 क्या देगा, -1, उसका मॉड क्या देगा, 1, और यहाँ पे 3 है, मॉड ऑफ -4 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा +4, तो 7 आपका डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रॉम मॉड्यूलस स्टैंड पॉइंट, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन आपका मॉड x माइनस मॉड वाई, अगेन ये भी नो ब्रेनर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर तूने नेगेटिव नंबर ले लिया तो ये ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं। जैसे देख, मॉड ऑफ x माइनस वाई है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ वाई ओवरऑल पे फिर से मॉड, मतलब ओवरऑल पे फिर से मॉड, मतलब दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब क्या हुआ, देखो, अगर तूने फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे नंबर ले लिया लेट्स से 3, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 1, तो 3 माइनस 1 ये क्या दे देगा, 2 दे देगा। यहाँ पे 3 है, -1 क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो इक्वालिटी वाला पार्ट समझ में आ गया। अब लेकिन अगर मान ले मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया, मान ले यहाँ पे मैंने ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया -1, 3 माइनस -1 मेरे को क्या दे देगा, 4 दे देगा। यहाँ पे 3, इसका मॉड 3 ही देगा, -1 का मॉड मेरे को 1 ही देगा, 3 माइनस 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, देयरफॉर दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट आउटकम है मॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू व्हेन द नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव, व्हेन द मॉड हैज नथिंग टू डू इन दिस एंटायर इक्वेशन। मॉड अपना कोई कमाल नहीं दिखा पा रहा है, तो वो जो जैसा है वैसा ही वो रिप्रेजेंट हो जा रहा है, तो इक्वालिटी वहां पे होल्ड गुड करता है, तो यहाँ भी इक्वालिटी आएगा। मॉड ऑफ एक्स वाई इज सेम एज मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, ठीक है। इफेक्टिवली बाहर मॉड लगाओ या अंदर मॉड लगाओ एक ही बात है। मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई इज सेम एज मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई, ये बहुत बेसिक बात है, ठीक है, ऐसे ही बताने के लिए मैं बता दिया, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन, ये हो गया अपना मॉड्यूलस फंक्शन। इसके अलावा आपका एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, है ना। अब मैं थोड़ी सी बात ग्राफ की भी करूंगा, वो एक बार ध्यान से सुन लो, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर बता देता हूँ, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोई भी नंबर है, मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से द नंबर इज 3.5, ठीक है। 3.5 कोई नंबर है, उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे तो इट विल गिव यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर, ओके। तो रिमेंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी नंबर का उस नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है, मैक्स उसके इक्वल ही हो सकता है। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 3, ओके।
द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू अ नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटकम हमेशा इंटीजर होता है और ये हमेशा उस नंबर से आइदर इक्वल हो सकता है या उससे कम होगा। इवन 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आया है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आया, करेक्ट, समझ में आया ना? आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक, सो 3.99 है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर क्या है, विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रिप्रेजेंटेड एज दिस। अगर 3.5 का मैंने फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो वो क्या करेगा, उसका इंटीजर वाला पार्ट छोड़ के रिमेनिंग पार्ट आंसर कर देगा, विच इज 0.5। अभी समझने वाली बात इसमें एक और है कि x इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 हो जाएगा 3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ तुम्हारा 3.5 हो जाएगा 0.5, ये 3 प्लस 0.5 दे देगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर? परफेक्ट, बहुत ही बहुत बढ़िया। तो ये एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जो अपने को अच्छे से समझना है। अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो भी फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। 1 कभी नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो लेट्स से द नंबर इज -5.7। -5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा और -5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? रिमेंबर, एक चीज बस ध्यान में रखो, -5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट -0.7 नहीं हो सकता है, तो -0.7 पॉसिबल ही नहीं है, उसका रेंज ही नहीं होता है माइनस। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.3 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कौन सा नंबर 5 -5.7 से आपके कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो -5.7 से कम तो -6 है, और देखो -6 प्लस 0.3 मिला के -5.7 दे रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर। ठीक है, समझ में आया? अब मैं थोड़ी सी बात अभी ग्राफ की करूंगा। तो ये दो मेजर कैटेगरी हो गए फंक्शंस के। ठीक है, फंक्शंस के अंदर दो मेजर कैटेगरी हो गए। एक तेरा डोमेन रेंज वाला कैटेगरी होता है और दूसरा होता है तुम्हारा की फंक्शंस वाली कैटेगरी। की फंक्शंस मतलब की फंक्शंस में कभी क्वाड्रेटिक आ जाएगा, कभी मॉड्यूलस आ जाएगा, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, ये की फंक्शंस हो गए। इसके अलावा एक और वैरायटी होती है कंपोजिट फंक्शन वाली, वो भी मैं बताता हूँ, अभी एक बार ध्यान से सुनो। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन वाली कैटेगरी क्या है? बहुत सिंपल है भाई वो। ठीक है, अगर मान ले एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से x+3 है, ठीक है, और लेट्स से जी एक्स इज इक्वल टू x² है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाता है? हाँ, ब्रेड ऑमलेट वाला। ठीक है ना? कभी आप डेविल के पीछे, कभी डेविल आपके पीछे, टू मच फन। तो x+3, अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या होगा? ये जी एक्स को इधर एफ एक्स के अंदर यहाँ पे x की जगह पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा? x² + 3। इसको और कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, है ना? फॉक चल रहा है, तो x² + 3 आ गया। ठीक है, समझ में आया? आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, सही है ना? बढ़िया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है, अगर मान ले मेरे को g ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना, g ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना हो तो ये एफ एक्स को उठाओ, इधर x के अंदर डाल दो, तो क्या हो जाएगा? x+3 का स्क्वायर। ये होता है तीसरा कैटेगरी फंक्शंस के अंदर, विच इज कंपोजिट फंक्शंस कैटेगरी। तो एक हो गया डोमेन रेंज कैटेगरी, दूसरा हो गया की फंक्शंस कैटेगरी, तीसरा हो जाएगा तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन कैटेगरी। ये वाला पार्ट और डोमेन रेंज वाला पार्ट दोनों ही रिलेटिवली इजियर होते हैं फंक्शंस के अंदर। फंक्शंस के अंदर एक और पार्ट होता है विच इज कॉल्ड पैटर्न टाइप। पैटर्न टाइप के अंदर प्राइमरली कोई खास थियोरी नहीं है। ठीक है, पैटर्न के अंदर कोई खास थियोरी नहीं है, पैटर्न के अंदर सिर्फ, और पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। ठीक है, आई एम श्योर वो जो वर्कशॉप सेशन है एक बार रिवाइज कर लेना। पैटर्न वाले टाइप भी मैंने दिखाया हुआ है। तो पैटर्न वाला जो टाइप है उसके अंदर कोई खास थियरी नहीं है, इट इज ऑल अबाउट कि तुमने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। वो वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी रहता है कैट में, है ना? है ना? सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है? तो वो पैटर्न जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, दैट इज इट। मतलब तुम बेस्ट वही कर सकते हो पैटर्न वाले टाइप में। और अगर 30-45 सेकंड में स्ट्राइक नहीं किया, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, अगर 30-45 सेकंड में जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया उनको स्ट्राइक कर जाएगा, ये गारंटी है। अगर तुमने पिछले 5-6 साल का पैटर्न वाला क्वेश्चन उठा दिया है तो बहुत हाईली लाइकली है कि तुम कर देगा। ठीक है, बहुत हाईली लाइकली है कि तुम कर देगा, बहुत मतलब 95% प्रोबेबिलिटी कि तुम वो क्वेश्चन निकाल देगा। ठीक है, उसके अंदर कोई खास थियरी नहीं होता है, वो प्राइमरली प्रैक्टिस ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इफ यू रिमेंबर, कि fx+1 + fx=1 है ना? तो fx+1 = 1 है, करेक्ट? तो अपन लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? इस वाले के अंदर हम क्या लिख सकते हैं?
fx प्लस fx प्लस 1, ठीक है। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं कि fx अभी x प्लस 1, यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 डाल दे, तो fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x की जगह x प्लस 1 डाल दिया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों ही 1 है। तो क्या होगा, ये fx प्लस 1 और ये कैंसिल हो गया, तो fx प्लस 2 इज इक्वल टू fx आ गया। तो कभी भी fx प्लस p इज इक्वल टू fx आ जाता है तो p तुम्हारा पीरियड हो जाता है उस फंक्शन का। इसका मतलब ये हुआ कि हर दो पे ये फंक्शन रिपीट होता रहेगा। मतलब f0 का वैल्यू, f2 का वैल्यू, f4 का वैल्यू, f6 का वैल्यू, ये सब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया? तो अब ये पैटर्न हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्रैक किया। अब ये क्वेश्चन का कहाँ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैट का है, ठीक है। तो अब इसमें तुम ध्यान से देखो, कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज सच, प्राइमरली इट इज प्रैक्टिस ड्रिवन ज्यादा, ठीक है। वो प्रैक्टिस ड्रिवन है कि हमने कुछ क्वेश्चन लगा लिए, फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस ओपन रखो तो काम हो जाता है। कमिंग टू वन लास्ट फंडा जो मुझे बताना है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट फंडा फ्रॉम द ग्राफ स्टैंड पॉइंट। और ये जो फंडा है ये ग्राफ में भी एप्लीकेबल होगा, क्वाड्रेटिक में भी, मॉड्यूलस में भी, किसी में भी, ठीक है। फंडा क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया मेरे पास, लेट्स से आई हैव मॉड एक्स, ठीक है ना। चंद्रकांत इज सेइंग एफ ऑफ -2 भी सेम होगा। अगर एफ -2 उसके अंदर डिफाइंड दिया हुआ है तब चंद्रकांत, उसमें पता चला वो लिखा हुआ कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स अलाउड। सो रीड द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो -2 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू, मान ले फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मॉड एक्स है, ठीक है। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब अगर इसमें एक और एलिमेंट में एक दो चीजें बता देता हूँ देख, अगर मॉड एक्स है, अगर मॉड एक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मॉड एक्स, तो क्या होगा, ये वाला मॉड के ग्राफ को क्या करेगा, मॉड के ग्राफ को स्टीपर कर देगा, ठीक है, मॉड के ग्राफ को स्टीपर कर देगा। अगर मान ले किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, मान ले मॉड एक्स बाई 3 कर दिया, तो क्या होगा, तो ग्राफ तेरा फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस बन गए। इसके अलावा, इसके अलावा अगर मान ले कि मैं मॉड एक्स में कोई नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है, लेट्स से आई ऐड एनी नंबर हियर, से आई ऐड नंबर मॉड एक्स प्लस ए, तो मॉड एक्स प्लस ए अगर किया तो क्या करेगा ये, अब देखो ये पूरा का पूरा, लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ए, तो पहले x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 था, अब x का वैल्यू -a रखोगे तो y 0 होगा, तो ये a यूनिट से पूरा का पूरा ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करा देगा, a यूनिट से पूरे पूरे ग्राफ को क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करा देगा। अगर मॉड x -a ऐसे लिखा हो तो सिमिलरली अगर -a हो तो राइट शिफ्ट करोगे, लेकिन मॉड x के बाहर -a हो तो, अगर मॉड एक्स के बाहर -a हो तो मॉड एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें a यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल गिव यू अ डाउनवर्ड शिफ्ट हियर, करेक्ट, इट विल गिव यू अ डाउनवर्ड शिफ्ट हियर। और अगर मान ले मॉड एक्स प्लस a हो तो अपवर्ड शिफ्ट a यूनिट से सेम, ठीक है, अपवर्ड सेम। तो सेम तरीके से तुम क्वाड्रेटिक भी ड्रॉ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक भी सेम तरीके से ड्रॉ होगा, मॉडुलस भी सेम तरीके से ड्रॉ होगा। इफेक्टिवली इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोग अपना ओरिजिन या जो रेफरेंस है उसको शिफ्ट करते हैं, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच वी डू इन दिस केस, करेक्ट। तो आई एम होपिंग कि ये वाला समझ में आया होगा। एक बड़ा टिपिकल सा ग्राफ है जो कई बार कैट के अंदर पूछा गया, आई एम श्योर तुमने देखा होगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 5, मान ली इस टाइप का है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 5 कैसे ड्रॉ करते हैं, कई बार इसमें पूछ लेता है कि एरिया बता दो या नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट्स बता दो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार कैट में देखे गए हैं कि एरिया बताओ या नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट्स बताओ। तो वो कैसे बनता है, बहुत सिंपल है इसका ग्राफ, ठीक है, बहुत सिंपल इसका ग्राफ। अगर मान लो इस सिचुएशन में मेरे को ग्राफ बनाना हो, कैसे ग्राफ बनाएंगे, केसेस ले लो, ठीक है। अगर मान ले केसेस कैसे लें, x प्लस वाई, अगर x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों पॉजिटिव इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर मान ले मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y लेस देन 0 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 होगा। अगर x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है तो माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 5 होगा। और अगर यहाँ पे एक सिचुएशन अपना बचा हुआ है विच इज x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस सिचुएशन में अपना -x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब ये जो चार लाइंस हैं, इन चार लाइंस को ड्रॉ कर दे तो ये ग्राफ बन जाता है ना। तो ये इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, करेक्ट। यहाँ पे दिस पॉइंट इज 5,0, दिस पॉइंट इज 0, -5। अब इसके अंदर कोई भी नंबर डाल दे, ठीक है। मान ले इस वाले के अंदर क्या करा,
यहाँ पे मॉड x -1 डाल दिया, ओके, और यहाँ पे मॉड y +2 डाल दिया, मान ले ऐसा, मॉड x -1 डाल दिया और मॉड y +2 डाल दिया, इक्वल टू 5। अब इस सिचुएशन में क्या होगा बोलो, मॉड x -1 डाल दिया और मॉड y +2 डाल दिया, इक्वल टू 5। इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ओवरऑल खाली तेरा ओरिजिन शिफ्ट होगा और कुछ होगा ही नहीं, नेचर ऑफ द ग्राफ रिमेन्स द सेम, ठीक है। -1 है तो तेरा ग्राफ x में 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, -1 होता है तो कहाँ पे शिफ्ट होगा, 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है तो आपका क्या होगा, +2 है तो अब देख -2 लेने पे होगा तो 2 यूनिट से नीचे जाएगा और 1 यूनिट से कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो सेंटर इसका 0,0 से 1, -2 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर इसका 0,0 से 1, -2 पे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्राफ एकदम सेम इंटैक्ट रहेगा, समझ में आया। इज दिस 100% 100% क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? Perfect. So guys, with that we come to the end of this session. I hope you liked this. ठीक है, मोहित सिमिलरली 2x + 3y = 5 बना सकता है, ठीक है। अगर 2 mod x + 3 mod y = 5 बनाना है तो क्या करो, एक्स वाई वाला सिचुएशन ले लो, एक्स वाई दोनों >= 0, फिर x और y में से एक >0 एक <0। सेम, अगर तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस क्लियर है तो तुमको कोई नहीं रोक सकता है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much guys for joining in. I hope that gives you a good mini revision of everything. Okay. Thank you so much. Sessions सारे एक बार अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना। रिकॉर्डेड सेशन भी आपके साथ आज ही अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। लिख के दूं, पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। आई विल गिव यू इन राइटिंग इफ यू वांट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय बाय।